सतीश चंद्र मिश्रा ने तो जी तोड़ कोशिश की सर, कमर तोड़ मेहनत की उन्होंने बसपा को भट्टा बैठाने में। अच्छा। हाँ, और उनकी जो ये समीकरण थे उनके सारा उनका सोशल इंजीनियरिंग जो था जो लगा रहे थे वो कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। भेड़ भेड़िया की दोस्ती नहीं हो सकती है, सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो भारत का जो शोषक है और भारत के जो शोषित हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ हैं दद्दू प्रसाद वर्मा जी, जो बीएसपी से मंत्री भी रह चुके हैं और सक्रिय राजनीति में अक्सर आप इनकी आवाज़ बुलंदी से उठती हुई देखते हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हैं, दिल्ली में खड़े हैं। तो यानी उत्तर प्रदेश से निकलकर अब दिल्ली तक आप आ चुके हैं सर अपनी आंदोलन को लेकर। आज 26 जुलाई को जब आरक्षण के 120 वर्ष पूरे हुए हैं तो आप लोग यहाँ से अपनी कुछ मांगों को एक बार फिर से उठा रहे हैं और आरक्षण की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से उसमें सेंधमारी की जा रही है, दबे पांव उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ सरकार को जिस तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध आप लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त जो ये व्यवस्था है और आपकी ये जो कोशिशें हैं वो सफल हो पाएंगी इस बीच? तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, दुनिया में जो नालायक होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे हैं। आप रास्ते खोज रहे हैं, बहाने खोज रहे हैं, तो खोजने वालों को वही चीज़ें मिलती हैं। हम रास्ते खोज रहे हैं, हम ज़रूर रास्ते खोजेंगे, कामयाब होंगे। आरक्षण लागू हुए 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने इसको लागू किया। मानवर काशीराम जी ने उसको विराट बेच दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हुए। तो इसके लिए हमने आज राष्ट्रपति को यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजा है कि आरक्षण की जो सीमा है वही ढाक के 3-50% पे अटके हुए हैं, जबकि हमारी आबादी 85 से 90% है इस देश में। तो आबादी के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी फिक्स की जाए। संविधान में ये व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों को इग्नोर किया जाए और इसको लागू किया जाए। जब तमिलनाडु में हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित हो सकता है। दूसरा मुद्दा हम लोगों ने आज चर्चा का विषय था ये कि शिक्षा को कोलैप्स कर दिया गया, खासकर बुनियादी प्राइमरी शिक्षा समाप्त कर दी गई है। प्राइमरी स्कूल जो देश भर में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित लाखों की संख्या में हैं, तो वहाँ पर मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, पूरी तरीके से पढ़ाई चौपट है। और अमीरों के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। तो और जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 600 है, जो जहाँ पर केवल 25 लाख बच्चे पढ़ सकते हैं। तो 25 लाख बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। शेष जो 25 करोड़ बच्चे हैं वो मिड डे मील खाने में उलझा दिया गया है या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या ये 600 से बढ़ा करके 1 लाख की जाए। शिक्षा का बजट जीडीपी का 3% है, इसको बढ़ा के 25% किया जाए। और वन नेशन वन एजुकेशन, अरे जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। नैसर्गिक न्याय यही है। तो और जाति आधारित जनगणना बहुत जरूरी है। जाति आधारित जनगणना, जब पिछड़े वर्गों का मुख्यमंत्री अपना दावा भरता है कि मैं पिछड़े वर्ग का आदमी, पिछड़ों की सरकार है, पिछड़े वर्गों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर तुम योजनाएं क्या लाओगे, तुम प्लानिंग क्या करोगे, उनके लिए कार्यक्रम कैसे बनाओगे? तो पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना अहम मुद्दा है और सरकार इसको स्वीकार करे और पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना कराए। और एक जो मुद्दा चौथा है जो हमने अपने ऊपर लिया है, वो सरकार से मांग नहीं है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो मानवर कांशीराम जी का सक्सेस फार्मूला है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उन्होंने तो भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाना है तो निर्धनों के छोटे छोटे साधन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो सरकार बनेगी, हुकूमत बनेगी, वो निश्चित रूप से निर्धनों के काम आएगी, धनवानों के काम नहीं आएगी। पर धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को पराजित करके, धनवानों को जिताकर जो भी हुकूमत बनेगी निश्चित रूप से वो केवल धनवानों के काम आएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल आज मनी वेस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, धन से पूंजीपतियों के कब्जे में है। जो आदमी 50 करोड़ रुपया खर्चा करके जीत के जाएगा
वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, पूंजीपति उसी में उलझा रहेगा, पूरा 5 साल का टर्नओवर उसी में निकल जाता है। इसलिए ये छोटे साधन का बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का, सीमित साधन की जो मानवर कांशीराम जी की सोच रही है वो कारगर है। और मैं स्वयं सबूत खड़ा हूँ, एक बंधुआ मजदूर का बेटा विधानसभा में 3 बार इलेक्ट होकर के गया, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा। इसलिए हम चाहते हैं नौजवानों को कि हम इस लाइन पे चल करके ही कंप्लीट रिबेल कर सकते हैं। लेकिन सर अब तो ईडी और सीबीआई जितना काम कर रही है, मुझे लगता है पिछले पूरे सालों में मिलके नहीं किया होगा। ठीक है, ये उनके दुश्मन के भयावहता के डरे होने के सूचक है। और उन्होंने एक ये ईडी और सीबीआई की आड़ में अपने को बचा रहे हैं, तो उससे भी हम लोग निपटेंगे। उसके लिए तरीका यही है कि हमें अपने दामन को बेदाग रखना होगा। अगर दागी लोग हैं वो नहीं लड़ सकते हैं, और बेदागी लोग का कोई सीबीआई और ईडी कुछ भी उखाड़ नहीं सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त चुनावों का दौर चल रहा था, चुनाव लगभग होने वाले थे, और आपका गणित, आपका जो राजनीतिक जोड़ घटाव था उसको देखते हुए लग रहा था कि समाजवादी पार्टी को आप अपनी जो सारी सीटें थी वो निकाल के दे देंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो वो बिल्कुल सोच के विपरीत रहे, और वहाँ कुछ समीकरण बैठ नहीं पाए। अब आप लोग वहाँ से निकलकर दिल्ली तक आ गए हैं, अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे तरीकों से। लेकिन राजनीति में कहाँ विफलता हाथ लगी? एक कोशिश थी समाजवादी पार्टी को फ्यूडल फोर्सेज से बाहर लाने की, पर समाजवादी पार्टी के अंदर भी जो फ्यूडल फोर्सेज हैं तो वो इतनी जकड़न के साथ हैं कि उन्हें परिवर्तनकारी फैसले अखिलेश यादव को नहीं लेने दिए गए। ऐसा हम मानते हैं कि अखिलेश यादव अपनी जगह ठीक आदमी है, वो फैसले लेना चाहता है, पर फ्यूडल फोर्सेज ने उसको कब्जा कर रखा है। तो इस कारण से जो मास लीडर थे, तो मास लीडरों को वो मोर्चे पर लड़ा नहीं सके, मोर्चे पर खड़े नहीं कर सके। और वो अखिलेश यादव खुद जो बहुजन फार्मूला है वो जाल में फंसे हुए हैं कि उच्च वर्ग का वोट चाहिए। जब उच्च वर्ग ऑलरेडी उनकी खिलखिलाती हुई भारतीय जनता पार्टी है, तो उच्च वर्ग आपकी पार्टी को क्यों वोट देगा? वो एक भी वोट इनको नहीं दिया। तो इसलिए रणनीतिक पराजय है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, तो वो निश्चित रूप से रिवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो हम लोगों को अल्टीमेटली न्यू लीडरशिप लेके आना होगा। तो वो न्यू लीडरशिप हमें कब तक देखने को मिलेगी, और आपके जो आने वाले भविष्य में हम आपकी क्या जिम्मेदारियां देख सकते हैं? लीडरशिप संघर्ष से निकलती है, संघर्ष जारी है। बीएसपी को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बीएसपी तो पटाक्षेप हो चुका है, क्या कहा जाए उसके बारे में। उन्होंने अपने आप को बैंडअप किया है, खुशी खुशी बैंडअप किया है। 3 बार आपको विधानसभा भेज चुके हैं सर, कैबिनेट मंत्री का पद दे चुके हैं। हम लोग देखिए, जो मैंडेट मिला था वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को जन समर्थन मिला था। जब बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती ने वो मैंडेट छोड़ दिया, वो मुद्दा छोड़ दिया, तो फिर उनको मैंडेट वापस हो गया। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने तो जी तोड़ कोशिश की सर, कमर तोड़ मेहनत की उन्होंने बसपा को भट्टा बैठाने में। अच्छा। हाँ, और उनकी जो ये समीकरण थे उनके सारा, उनका सोशल इंजीनियरिंग जो था, जो लगा रहे थे, कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। भेड़ भेड़िया की दोस्ती नहीं हो सकती है, सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो भारत का जो शोषक है और भारत के जो शोषित हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक विधायक पर आकर सिमटकर पार्टी रह गई सर। हाँ जी, निश्चित रूप से ये सतीश मिश्रा का प्रयास है। अच्छा, ये उनके प्रयास हैं? हाँ, ये आप सतीश चंद्र मिश्रा के प्रयासों की सफलता बता रहे हैं? हाँ जी, एक सीट पे आना। सतीश मिश्रा गए इसीलिए हैं, बसपा का भट्टा बैठाने के लिए, और बहन मायावती की जानकारी में सब कुछ हो रहा है। तो बीएसपी को बचाने की कोई उम्मीद है आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। जब कोई बचाने की दवाई, तो मेडिसिन लेना तो बंद कर दिया है। इंजेक्शन लोगों ने लगाने की कोशिश किया, तो इंजेक्शन भी उन्होंने अपनी बॉडी को इतना जकड़ लिया कि इंजेक्शन अंदर नहीं जा रहा है। कौन सा इंजेक्शन था सर? जी, लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट। कांशीराम का फार्मूला ही बसपा को बचा सकता है, जिसको बसपा उसको नहीं लेना चाहती। तो अगर आपको ये अवसर दिया जाए कि दोबारा से आप रिवाइव कर सके बसपा को, आपको खुद ऑफर दिया जाए? मुझे उम्मीद नहीं लगती है। बहुत शुक्रिया सर।